स्कूल में और स्कूल के बाहर पिताजी को गोरे थे वो भी पीटते थे क्योंकि मेरे पिताजी गोरे नहीं थे, और जो काले थे वो भी पीटते थे क्योंकि मेरे पिताजी काले थे। कई चीज़ों में अगर आज के ज़माने में आप देखो तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो वो प्रभुत्व वाली बात है। इमोशनली अगर टच करने वाली कहानी कोई हो तो जब बापू ने कस्तूरबा को खोया। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द जैनक शो। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी है। हम उनसे अलग अलग मिथ बस्ट करने वाले हैं गांधी जी के बारे में, अलग अलग कहानियां सुनने वाले हैं और होपफुली आप सबको मेरे जितना मजा आएगा उतना आपको भी आएगा। तो जरूर लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द जैनक शो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गांधी जी आपके परदादा थे, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर थे या कुछ और भी? नहीं, देखो, मैं बापू के मृत्यु के 12 साल बाद पैदा हुआ था, तो मुझे परदादा के रूप में तो उनका अनुभव नहीं हुआ। तो मेरे लिए हिस्टोरिकल फिगर ज्यादा है। और पर क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी दादी उनके साथ बहुत रही थी, और मैं मेरी दादी के साथ बचपन में बहुत रहा, तो जो सारा उनके पास से सुना उनके बारे में, उनके साथ के जीवन में और सब, तो ऐसे लगने लगा कि मैं भी उनको जान गया हूँ। तो वैसे उस तरीके से इनडायरेक्टली एक हमारे परिवार के बुजुर्ग के स्वरूप में भी मैंने उनको जाना, मेरे परदादा के स्वरूप में भी मैंने उनको जाना। बट आपका अदरवाइज ही वॉज अ पब्लिक फिगर। ओके, आपका सबसे फेवरेट या मेमोरेबल स्टोरी जो आपके दादी ने बताया? कई थे, कई थे, लेकिन एक उसमें की मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, जो मेरे पिताजी के साथ हुई थी। कई जो पिताजी के बचपन में स्टोरीज हुई थी वो ही मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ, लेकिन ये वाली मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए लगती है कि आज हमारे जो यूथ है, बच्चे हैं और यूथ है, उनको इसके साथ कश्मकश होती है, दे हैव टू ग्रैपल विद इट। तो ये देखिए, मेरे दादा और दादी मणिलाल और सुशीला, जो बापू के दूसरे बेटे थे, उनको बापू ने दक्षिण अफ्रीका वापस भेजा था कि जाके वहाँ जो फिनिक्स आश्रम था वो उसको संभाले, और इंडियन ओपिनियन जो बापू ने एक पत्रिका वहाँ शुरू की थी वो उसको एडिट करे, पब्लिश करे, प्रिंट करे। तो मेरे दादा वहाँ चले गए, वो वहाँ रहते थे, और फिर शादी के बाद मेरी दादी भी वहाँ चली गई उनके पास। तो उनका परिवार वहीं पर पैदा हुआ, बड़े हुए वहीं, तो मेरे पिताजी भी वहीं थे। और उस उनके जब वो बचपन था, व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, तो वहाँ वो रंग द्वेष की नीति थी। तो स्कूल में और स्कूल के बाहर पिताजी को जो गोरे थे वो भी पीटते थे क्योंकि मेरे पिताजी गोरे नहीं थे, और जो काले थे वो भी पीटते थे क्योंकि मेरे पिताजी काले नहीं थे। तो दोनों तरफ से उनकी पिटाई होती थी। तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता था कि भाई ये लोग दोनों मिलकर मुझे पीटते हैं, और मैं पिट जाता हूँ क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है, ताकतवर नहीं हूँ मैं। तो उनको लगा कि अब मैं भी ताकतवर बनता हूँ, मैं भी लड़ना सीखता हूँ। तो उन्होंने बॉक्सिंग लेसन्स देना शुरू किया, और वेट्स वेट्स सब लिए, और घर की छत पे जिम बना दिया उन्होंने, और मसल्स बनाने लगे, बॉक्सिंग सीखने लगे वगैरह। तो मेरे दादा दादी को थोड़ी चिंता हुई कि ये कुछ गलत ना कर बैठे गुस्से के उसमें। तो उन्होंने बापू से पत्र व्यवहार किया कि अरुण को ऐसी एक एंगर इश्यूज हो गए हैं, और हमें चिंता है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। तो बापू ने लिखा कि ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो, वो मेरे पास रहेगा,
मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो पिताजी को इंडिया भेजा। बापू तब सेवाग्राम में रहते थे, वर्धा के आश्रम में। तो पिताजी वहाँ जाके उनके साथ रहने लगे और बापू ही उनको सिखाते थे, क्योंकि बापू होम स्कूलिंग में बिलीव करते थे। तो बापू ही उनको सिखाते थे और जनरली उनकी जो स्कूल होती थी वो ओपन एयर होती थी। नेचर और वो सब सराउंडिंग्स को देख के उसमें से सिखाते थे वो सब। तो एक दिन वहाँ तूफान हो रहा था, स्टॉर्म था, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, हवा चल रही थी और बरसात हो रही थी। बापू पिताजी को बारामदे में ले गए, उनकी गांधी बापू कुटीर जो है वर्धा में उसके। और उन्होंने कहा कि अरुण मुझे डिस्क्राइब करो कि ये क्या हो रहा है, सब क्या देख रहे हो तुम। तो पिताजी ने डिस्क्राइब किया कि बादल है, आकाश में आसमान में बादल है, वो गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रहा है, हवा चल रही है। उतने में एक बिजली आश्रम के बाहर के एक पेड़ पे गिरी और वो पेड़ जल के खाक हो गया। अब 2 सेकंड के अंदर जल के खाक हो गया। तो पिताजी ने वो भी डिस्क्राइब किया। तो बापू ने पूछा कि ये बिजली क्या होती है, कैसे बनती है, क्या होती है। तो पिताजी ने कहा कि भाई बादलों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, अलग अलग चार्जेस होते हैं। वो जब टकराते हैं तो वो दो अलग चार्जेस के कारण बिजली कड़कती है। और इलेक्ट्रिक, उसे इलेक्ट्रिक स्टॉर्म भी बोलते हैं। और कभी कभी वो बिजली अर्थ हो जाती है तो नीचे गिरती है जमीन पे, और जहां गिरती है वो वहां वो नुकसान करती है, विनाश करती है। तो बापू ने पूछा फिर बिजली वापस कूद के बादल पे चली जाती है क्या। पिताजी ने हंस के कहा कि नहीं बापू, ऐसे कैसे हो सकता है, वो गिरी तो गिरी, खत्म हो गई। जिस पे गिरी उसको भी खत्म कर दिया, खुद भी खत्म हो गई। फिर बापू ने कहा कि जाओ, मेरी अलमारी में एक टॉर्च है। उस जमाने में फोन्स तो थे नहीं कि उसकी टॉर्च हो, वो बैटरी टॉर्च हुआ करती थी एक। तो पिताजी लेकर आए, तो बोले अब इसको शुरू करो। तो पिताजी ने उसकी स्विच दबाई तो रोशनी हुई। तो बापू ने कहा अब ये समझाओ ये क्या है, कैसे हुआ करके। तो पिताजी ने कहा कि बैटरी है, उसमें ड्राई सेल्स होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है केमिकल रिएक्शन से। और जब मैंने बटन दबाया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर बल्ब पे गई और बल्ब से रोशनी रोशनी हुई। फिर मैंने बटन बंद किया तो बिजली बंद हो गई और रोशनी बंद हो गई। तो बापू ने कहा कि इसमें बिजली खत्म हो जाती है, रहती है। पिताजी ने कहा कि जब तक बैटरी में चार्ज है वो रहती है, जब बैटरी फ्लैट हो जाती है तो खत्म हो जाती है, तो फिर नहीं होती। तब पे बापू ने उनको कहा कि गुस्सा भी इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, आप उसका इस्तेमाल कैसे। इलेक्ट्रिसिटी भी बुरी नहीं होती। बिजली, बादल की बिजली हो तो वो बुराई करती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। गिरती है तो खत्म कर देती है और खुद भी खत्म हो जाती है। पर बैटरी में होती है तो काम आने पर इस्तेमाल होती है, काम ना हो तो स्टोर होके रहती है। तो वैसे ही गुस्सा भी अपने में बुरा नहीं होता, पर उस गुस्से में आप क्या करते हो उससे वो बुरा या भला होता है। तो अगर आप गुस्से से आके किसी को मार दो तो बुरा होता है, क्योंकि फिर वो भी आपको मारेगा, मारने का दौर चलता रहेगा, या आपसे कुछ और ज्यादा गुनाह हो जाएगा, सजा होगी, आप गुनहगार ठहराओगे। पर अगर गुस्सा आता है उसको आप ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करो, एनर्जी की तरह इस्तेमाल करो। और जिस कारण से आपको गुस्सा होता है आता है, उस कारण के खिलाफ लड़ने के लिए उस गुस्से का इस्तेमाल करो, तो वो कारण खत्म हो जाता है, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा और अन्याय नहीं होगा। तो गुस्सा बुरा नहीं होता, आप गुस्से में क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो बुरा या भला होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कई कहानियां मुझे बताई थी, मेरी दादी ने भी बताई, मेरे पिताजी ने भी बताई।
पर इस वक्त में मुझे लगता है ये सबसे एक ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है। आपने अपने दादाजी मणिलाल गांधी या पिता अरुण गांधी से गांधी जी के बारे में क्या कहानियां सुनी थी? देखिए, मैंने अपने दादा को भी नहीं देखा, क्योंकि मैं पैदा हुआ उसके 5 साल पहले मेरे दादा गुजर गए थे। तो ज्यादातर कहानियां मेरी दादी सुशीला गांधी से मैंने सुनी और मेरे पिताजी से मैंने सुनी। जैसे मैंने कहा, काफी कहानियां काफी थी। एक दूसरी कहानी जिसमें बापू नहीं थे लेकिन मेरे दादा थे, मणिलाल थे, और मेरे पिताजी थे। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए कहानी थी, क्योंकि सजा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में वो कहानी बताती है। ये भी दक्षिण अफ्रीका में थी। मेरे पिताजी बड़े हो गए थे, करीबन 17-18 साल के थे, और गाड़ी चलाते थे। अब फिनिक्स आश्रम जो था वो डरबन शहर से करीबन 22 किलोमीटर दूर, 22 मील दूर था। बड़ा सा फार्म था, खेत था, जहाँ जहाँ रहते थे आश्रम में। और हर गुरुवार को मेरे दादा शहर में जाया करते थे। पूरा दिन शहर में गुजार कर शाम को वापस आते थे। तो जब पिताजी बड़े हुए और गाड़ी चलाने लगे, तो उनका काम ये होता था कि दादा को ले जाना ड्राइव करके, उनको जहाँ भी काम था वहाँ उतारना, और फिर शाम को एक सुनिश्चित वक्त पे उनको वापस पिकअप करके ले आना। और उसके बीच के वक्त में जो बाकी घर के काम होते थे, जो दादी बताती थी कि भाई ये ले आना, उनको मिलाना, वो सब पिताजी को करना होता था। तो उस दिन ये तय हुआ कि गाड़ी को सर्विसिंग करवानी है, तो गैराज में ले जाना। तो पिताजी ने दादा को उतारा जहाँ उनका काम था। दादा ने कहा, तुम 4:30 बजे मुझे यहीं से पिकअप करना, मैं इंतजार करूंगा। तो पिताजी ने कहा ठीक है। फिर गैराज में गए तो गैराज वाले ने कहा कि भाई 2-3 घंटा लगेगा, तो तुमको कुछ और करना है तो करो। तो गैराज के पास ही एक सिनेमा थिएटर था, और उस जमाने में डबल बिल कहा जाता था उसको, कि एक शो होता था उसमें 2 फिल्म्स दिखाते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई तभी पॉपुलर जो एक्टर थे, स्टार थे हॉलीवुड के, उनके 2 पिक्चर लगातार दिखा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि चलो, मेरे पास वक्त है, पिक्चर देखूंगा, उसके बाद जाके पिताजी को पिकअप करके घर ले जाऊंगा। तो वो बैठ गए, और समय का भान नहीं रहा उनको। जब पिक्चर छूटा तो पता चला कि अब देर हो गई। अब उन्होंने कहा ठीक है, बहाना बना लूंगा कुछ। तो गाड़ी पिकअप की गैराज से, और गए, और देखा तो जहाँ से दादा को यानी उनके पिताजी को पिकअप करना था, वहाँ बाहर उनके पिताजी खड़े थे। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे तो उन्होंने पूछा मेरे पिताजी से कि अरुण, लेट क्यों हुआ तुम्हें? तो मेरे पिताजी ने गप लगाई कि मैं तो गया था, लेकिन गैराज में गाड़ी तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। अभी उनको पता नहीं था कि दादाजी ने ऑलरेडी गैराज में फोन कर दिया था, और गैराज वाले ने कहा था कि भाई गाड़ी तैयार है, लेकिन आपका बेटा आया नहीं है पिकअप करने। तो उनको पता था कि भाई वो गाड़ी तो तैयार थी। तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखो, ये कुछ मेरी गलती है, जिसके कारण तुम मुझसे सच्चाई छुपाते हो, झूठ बोलते हो मुझसे। इसलिए अब मैं प्रायश्चित के रूप में यहाँ से चल के घर जाऊंगा, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा तुम्हारे साथ। और दादाजी चलने लगे, और डरबन से बाहर निकलकर वो पूरा खेत और जंगलों वाला रास्ता था, उसके बीच में से चलना था, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, और अंधेरा होता था। तो पिताजी धीरे धीरे उनके पिताजी के पीछे गाड़ी की हेडलाइट चलाकर चलते 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 3 घंटे 4 घंटे के बाद घर पहुंचे। दादा बिल्कुल गाड़ी में बैठे नहीं। और मेरे पिताजी
हमेशा ये कहते थे कि मुझे वो एक चाटा मार देते या बहुत डांटते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो जो पिताजी के पीछे धीरे धीरे गाड़ी चलाते आना, और मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरे पिताजी थक रहे हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सजा लगी। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी छोटी सी हैबिट या बात जो गांधी जी को इंसान के रूप में दिखाती है? अपने युवा अवस्था में, बचपन में और युवा अवस्था में पिता बापू को खाने का बहुत शौक था, और वो उनकी पहले उनकी माँ और फिर मेरी दी परदादी कस्तूरबा, वो पूरन पोली बहुत बढ़िया बनाती थी, और बापू को उनकी माँ की बनी और उनकी उनकी पत्नी की बनी पूरन पोली बहुत पसंद आती थी। वो घी में डुबो डुबो के उसको खाते थे, और जब पूरन पोली बनती थी तो वो बहुत मज़े करके वो खाते थे, और हमेशा बा से ये कहते थे कि तूने मुझे बिगाड़ दिया है, अच्छी इतनी है बढ़िया पूरन पोली बना के मुझे आदत लगा दी। फिर उन्होंने जाकर जब धीरे धीरे सब शौक मौज शौक से वो किया, तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया खाना, लेकिन उनको बहुत ही पसंद होती थी पूरन पोली, खाने का बहुत शौक था उनको। गांधी जी और कस्तूरबा जी के रिश्ते में सबसे खास बात क्या थी आपके नज़रिए में? जो वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, आदर करते थे, वो सबसे महत्वपूर्ण था। बापू इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो कस्तूरबा के ऊपर कभी वो अपना वो धौंस नहीं जमाते थे। वो हमेशा बा की सुनते थे, और बा की भावनाओं का कदर करते थे, आदर करते थे। तो वो जो एक एक दूसरे के लिए समानता का जो भाव था, उस ज़माने में बहुत कम दंपतियों में वो दिखाई देता था, क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि पति परमेश्वर होता है और पत्नी इन्फीरियर होती है, और वो सब कई चीज़ों में अगर आज के ज़माने में आप देखो तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो वो प्रभुत्व वाली बात है। एक तस्वीर है जिसमें बापू के पैर धोती हो ऐसा दिखता है, पर क्योंकि बापू दिन में बहुत चलते थे, उनका रोज की नियति में ये होता था कि वो करीबन 20 से 21 मील चलते थे, सुबह में और शाम में दोनों वक्त। तो जब वो चल के वापस आते थे तो उनके पैर काफ़ी दर्द करते। तो बहुत सालों से ये आदत हुई थी कि जब भी बापू आते वापस, तो कस्तूरबा गर्म पानी तैयार रखती, और बापू को बिठाकर उनके घुटनों से पैरों तक वो गर्म पानी पोर करती, ताकि वो मसल्स रिलैक्स हो जाए बापू के पैर की। और उन्होंने पूरे जीवन में कभी बापू को भी वो बहुत अच्छा लगता था, और जब तक बा जिंदा रही तब तक उन्होंने कभी किसी और को वो काम नहीं करने दिया। बाकी जब आश्रम में रहने लगे तो कई और लोग थे जो बापू के काम करते थे, लेकिन वो एक चीज़ थी जो बा ने कभी नहीं छोड़ी, बोले ये तो मैं ही करूँगी। तो उस तस्वीर को जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि देखो बापू कस्तूरबा को अपने पैरों में बिठाते थे और पैर धुलवाते थे, ऐसे कैसे पति है। पर वो भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के लिए जो प्यार था, उसका एक कारण था उसमें। आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा इमोशनली टच करती है उनके जीवन से? मुश्किल है, बहुत सारी कहानियां हैं, पर इमोशनली अगर टच करने वाली कहानी कोई हो तो जब बापू ने कस्तूरबा को खोया, तो उस वो जो एपिसोड था वो काफ़ी इमोशनल है कि वो यहीं पुणे में आगा खान पैलेस में उनको ब्रिटिशरों ने बंद किया रखा था,
और उसी में अब लोग कहते हैं कि देखो उनको तो पैलेस में रखा था, लेकिन सही बात ये थी कि पैलेस इसलिए इस्तेमाल किया गया था कि ब्रिटिशरों ने तय किया था कि बापू को सबसे अलग रखा जाएगा। और जेल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्होंने पैलेस इसलिए लिया था कि उनके करीबन 500 सोल्जर्स बापू को आइसोलेट करने के लिए रखे थे। तो आगा खान पैलेस के चारों ओर सबसे पहला घेरा ब्रिटिश सोल्जरों का होता था, उनके बाहर इंडियन सोल्जर्स का घेरा रहता था, और उसके बाहर पूना की पुलिस का घेरा रहता था। ऐसे 3 घेरों में और बापू को रखा गया था, और उनके साथ 5 लोग थे। महादेव देसाई, फिर अपनी सुशीला नैयर, सरोजिनी नायडू, और 2 लोग और थे। और 3 कमरों में, यानी पैलेस था, बहुत सारे कमरे थे, तो बाकी सारा ऊपर का जो मंजिल था वो तो पूरा बंद किया हुआ था। नीचे के मंजिल में 3 कमरे उनको रखे थे, जिसमें उनको रखा गया था। तो वहाँ जब वो गए तो 10 दिन के अंदर ही महादेव देसाई को हार्ट अटैक आया, वो गुजर गए। और महादेव देसाई को बा और बापू अपना 5वां बेटा मानते थे, क्योंकि 25 साल से वो उनके साथ रह रहे थे। तो बा बापू को उसका बहुत दुख हुआ था। और फिर बा की भी तबीयत बिगड़ी और वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। उनको 2 हार्ट अटैक्स आए, निमोनिया हो गया, और डॉक्टरों ने आखिर में आशा छोड़ दी कि अब वो बच नहीं पाएगी। तो बापू हमेशा उनके साथ रहते थे, उनको उनकी देख रेख करते थे। फिर ये मसला हुआ कि उस ज़माने में निमोनिया से लड़ने के लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन ऐसे माना जाता था कि वो वंडर ड्रग है, और ब्रिटिशरों के पास पेनिसिलिन के इंजेक्शन होते थे। तो मेरे दादा के छोटे भाई देवदास गांधी ने ब्रिटिशरों को कहा कि मेरी माँ के लिए आप पेनिसिलिन इंजेक्शन का इंतज़ाम करिएगा। बहुत मनाने के बाद वो लोग पेनिसिलिन इंजेक्शन उन्होंने भेजा यहाँ पूना में। पर तब तक बा बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उनकी डॉक्टर ने कहा था कि अब कोई गुंजाइश नहीं है इनकी बचने की। तो जब वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन आया, तो उसके पहले एक बार एक वाक़या हुआ था साउथ अफ्रीका में, जब बा बहुत बीमार हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, और एक पारसी डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इनको बचाना हो तो उनको बीफ का सूप पिलाना पड़ेगा। अगर वो बीफ का सूप नहीं पिएगी तो वो शक्ति नहीं आएगी, बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। अब बा बहुत स्टॉन्च वेजिटेरियन थी, तो बापू ने उस डॉक्टर को कहा कि भाई तुम मत देना उसे, मैं आता हूँ। वो जोहान्सबर्ग में थे तभी, बा डरबन में थी। पर वो डॉक्टर ने एक बार उनको पिला दिया वो सूप, बा के न जानते हुए। और जब बापू पहुँचे तो वो डॉक्टर ने कहा देखो मैंने तो पिला दिया है, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता था, मुझे इसकी जान बचानी है, इसलिए मैंने तो पिला दिया। तो बापू ने कहा कि नहीं, ये गलत है, और वो बा को लेके फिनिक्स चले गए, बोले मैं ही इलाज करूँगा। तब बा ने बापू से वचन लिया था कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो मना है वो कोई भी चीज़ तुम खिलाओगे नहीं, दवाई के स्वरूप में भी नहीं करोगे। तो बापू ने वचन दिया था कि हम हरगिज़ नहीं करूँगा। अब उस ज़माने में पेनिसिलिन एनिमल एक्सट्रैक्ट में से बनता था, तो अगर देखा जाए तो वो नॉन वेजिटेरियन हो गया। तो बापू ने कहा कि देखो बा मना करती ये लेने से, और मैंने उसको वचन दिया था कि उसकी परवानगी के सिवा मैं नहीं उसको दूंगा। ये देवदास गांधी अपनी माँ को बचाना चाहते थे, तो वो जिद कर रहे थे कि नहीं, देना है देना है।
फिर बापू ने कहा कि देखो मैं तो मना कर रहा हूँ, पर तुम्हें करना है तो तुम्हारी माँ है, तुम कर सकते हो, वो दिलवा सकते हो। फिर जब डॉक्टरों से बात हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि देखो अभी जो कंडीशन में बा है उसमें ये इंजेक्शन कई बार देने पड़ेंगे, और हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो प्रोलॉन्ग करेंगे उनकी लाइफ को, बचा नहीं सकते। शायद एक दो दिन और जी जाए वो, पर उसके बाद हम नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा या नॉर्मल जीवन जी पाएगी। तो फाइनली देवदास गांधी ने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, फिर टॉर्चर नहीं करना मेरी माँ को, उसने लंबी जिंदगी जी है, अब जाती है तो जाने देना पड़ेगा करके। तो 22 फरवरी की शाम को बा बहुत सीरियस हो गई, और जब बापू अपने शाम के वॉक के लिए आगा खान पैलेस के गार्डन में, वो पैलेस के गोल गोल घूमते थे क्योंकि उसके बाहर जाने को उनको परमिशन नहीं थी। तो वो जो बारामदा था पैलेस का, वो पूरे पैलेस को ऐसे सराउंड करता था, तो उसमें वो चक्कर काटते थे क्योंकि उसके बाहर तो फौज थी, वो नहीं जा सकते थे। तो जब वो उठ रहे थे तो बा ने उनका हाथ पकड़ के रखा। तो बापू समझ गए कि बा चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं, और ये भी समझ गए कि क्यों वो चाहती है। तो उन्होंने सबको कहा कि आप बाहर चले जाइए, मैं बा के साथ अकेला बैठूंगा, और अपनी गोद में बा का सर लेके वो बैठ गए, और उसी हालत में बा चली गई। तो ये जो बात है वो काफ़ी इमोशनल है। आपके घर में गांधी जी का कोई प्रेयर रूटीन आज भी फॉलो होता है? अब नहीं होता। मैं जब छोटा था तब करीबन मैं 16 साल का हुआ तब तक 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को शाम को हम लोग बापू की जो आश्रम में सर्वधर्म प्रार्थना होती थी वो करते थे हम लोग। और जब मैं दक्षिण अफ्रीका में मेरी दादी के साथ फिनिक्स आश्रम में रहता था, वहाँ जैसे बापू के वक्त होता था वैसे सुबह शाम सामूहिक प्रार्थना होती थी, तो हम सब उसमें इकट्ठा होते थे। सुबह की प्रार्थना में मैं कई बार नहीं जाता था क्योंकि आलसी होने के कारण मैं उठता नहीं था उतना जल्दी, पर शाम की प्रार्थना में हम सब लोग जाते थे। आप जब छोटे थे तब गांधी सरनेम होने के वजह से अलग ट्रीटमेंट मिली थी? हाँ, मिलती थी, क्योंकि मैं जिस स्कूल में जाता था वो स्कूल भी एक फ्रीडम फाइटर कपल ने शुरू की थी, तो वो फ्रीडम फाइटरों वाला माहौल माहौल पूरा था, और वो लोग हमारे निकट के स्नेही थे, तो वो हमको सबको जानते भी थे, तो मेरे बारे में जानकारी थी। स्कूल में भी सब लोग को पता था कि मैं कौन हूँ, किसका परपोता हूँ वगैरह। तो हाँ, मेरे साथ तरफ, और जब इतिहास पढ़ने लगे चौथी पांचवी के बाद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आने लगा, तो मैं अकेला बच्चा था जिसका रिश्तेदार उस किताब में टेक्स्ट बुक में हुआ करता था। तो हिस्ट्री के पीरियड में सारे बच्चे टीचर को देखने के बजाय मुझे देखा करते थे। और वो सिलसिला मेरे बच्चों के साथ भी चालू रहा, क्योंकि उनके भी इतिहास की किताब में उनके परदादा का नाम आता था। आपके पास गांधी जी से जुड़ी कोई पर्सनल या एंसेस्ट्रियल आइटम्स प्रिजर्व्ड है क्या? नहीं, क्योंकि बा और बापू ने अपने जीवन काल में ही सारी चीज़ें आश्रम को और फिर म्यूजियम को दे दी थी, तो हमारे पास उनकी कोई चीज़ नहीं है। एक साड़ी मेरे बा की साड़ी मेरी दादी के पास थी, वो रिसेंटली मेरी फूफी बुआ ने, मेरे पिताजी की छोटी बहन ने, वो जो दिल्ली में नेशनल गांधी म्यूजियम है उसमें गिफ्ट कर दी। आपके नज़र में गांधी जी का अहिंसा आज के वायलेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, अगर हमें सरवाइव होना होगा तो हमें अहिंसा का रास्ता ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि घृणा और नफरत और हिंसा से हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
एक आंख के बदले दूसरी आंख या एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी लेते जाएंगे तो आखिर में कोई बचेगा नहीं। तो अगर हमें हमारे सिविलाइजेशन को टिकाए रखना है, हमारी नस्ल को टिकाए रखना है, तो अहिंसा के रास्ते ही वो हो सकता है। और हिंसा और अहिंसा का मतलब सिर्फ मारा मारी नहीं है कि भाई तुम किसी को मारते नहीं हो तो तुम अहिंसक हो, ये गलत है। तुम विचारों की हिंसा कर सकते हो, तुम अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि स्वार्थ भी एक प्रकार की हिंसा है, किसी और का अधिकार आप छीन लेते हो। तो स्वार्थ के कारण जो पर्यावरण का नुकसान करते हो, उससे भी पर्यावरण के खिलाफ हिंसा होती है, दूसरे जीवों के खिलाफ हिंसा होती है। जब आप उनके अधिकार के जो कुदरत की देन है वो सबकी है ना, सबके लिए, हर जीव की के लिए है वो, पर अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ और मानकर अगर हम वो ज़्यादा उसका उपभोग करने लगे और दूसरों को उससे वंचित रखे, जैसे अभी ये शहरों के विकास के लिए जंगल काट दिए जा रहे हैं, तो वो प्राणी कहाँ जाएंगे? तो वो एक हिंसा हो गई। तो ये सारी चीज़ों को जब देखेंगे, अगर पर्यावरण को आजकल हम लोग कॉन्जर्वेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है और उसका बैकलैश आ रहा है, तो वो भी इसलिए हो रहा है कि हमने कुदरत के खिलाफ हिंसा की है। तो अगर जिंदा रहना है तो कहीं ना कहीं जाकर हमें वो अहिंसा का मार्ग लेना ही पड़ेगा। ट्रूथ इज गॉड। इस फिलॉसफी के रियल मतलब आपके लिए क्या है? मैं नास्तिक हूँ, इसलिए मैं भगवान में नहीं मानता, पर ये ज़रूर मानता हूँ कि ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, सत्य जो है, वो परम है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जो परम सत्य जो हम कहते हैं वो यही है कि सत्य ही परम है, और परम सत्य को ही हमने समझना ज़रूरी है। कई बार हम लोग सत्य के भी स्वरूप बना देते हैं ना, मेरा सत्य, आपका सत्य अलग है, मेरा सत्य अलग है, ऐसे हम कॉम्प्रोमाइज़ेस कर लेते हैं। लेकिन मेरे मानने में परम सत्य है जो सबसे अलिप्त है लेकिन सबके लिए समान है। उसको आप भगवान समझो तो भगवान, या शक्ति समझो तो शक्ति, या साइंस समझो तो साइंस। गांधी जी का सिविल डिसोबिडियंस कॉन्सेप्ट क्या आज भी रेलेवेंट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखिए 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ, अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो सिविल डिसोबीडियंस ही है। उसके पहले सीए एनआरसी का आंदोलन जो चला, जो शाहीन बाग, और वैसे ही शाहीन बाग जैसे ही सिट इन प्रोटेस्ट्स पूरे देश भर में हुए, वो वही सिविल डिसोबीडियंस है। तो गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस और सिविल डिसोबीडियंस में कोई फर्क नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस को इसका इस्तेमाल बापू ने किया था एक बड़े पैमाने पे, तब तक किसी ने वैसे बड़े पैमाने पर वो करने की कोशिश कभी की नहीं थी। और वही उसके बाद अमेरिका में सिविल राइट्स की मूवमेंट जो हुई मार्टिन लूथर किंग ने, उसमें दिखाई दिया। वही नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किया। तो कई जगहों पे ये इसका हमें एक स्वरूप मास मूवमेंट्स में दिखता है। स्वराज और ग्राम स्वराज का मॉडल आज के भारत में कितना लागू है? बहुत लागू है। स्वराज का मतलब होता है कि इंडिविजुअल पर्सन की स्वतंत्रता। हम राष्ट्र की स्वतंत्रता को मानते हैं, लेकिन इंडिविजुअल की जो स्वतंत्रता है उसमें कई बार कर्व्स लगते हैं। फैमिली में देखो तो लड़के और लड़की में फर्क होता है, किया जाता है, और जितनी स्वतंत्रता लड़के को मिलती है उतनी लड़की को नहीं मिलती है। कोई भी फीमेल हो तो उसको नहीं मिलती है स्वतंत्रता।
तो वो एक तरीके से अन्याय है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है उसमें। उसका ही प्रतिबिंब हमें सोशल दिखता है कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है वो एक तरीके से जिनको हमने इक्वल नहीं समझा उनके खिलाफ एक क्राइम है। उनको सब्जुगेटेड रखना, सप्रेस्ड रखना, ये उसका मकसद होता है। तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वराज नहीं है। स्वराज, ग्राम स्वराज का मतलब ये है कि जो गांव है वो आत्मनिर्भर हो, वो सेल्फ रिलायंट हो, ओके वो अपने पैरों पर खड़ा रहने की क्षमता रखे। आज कैसे हो गया है कि हमारी डेमोक्रेसी में टॉप हेवी हो गई है, तो गांवों को अगर कुछ चाहिए तो उनको सेंटर की मेहरबानी के ऊपर टिकना पड़ता है। वो स्वराज नहीं है, वो परतंत्र ही है। पहले ब्रिटिश थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आ गई उनके ऊपर। तो ग्राम स्वराज का ये मतलब था, ये हरगिज नहीं था कि देश टूट जाए, पर देश का मेकअप कई स्वतंत्र ग्रामों के मेल जोल से हो। वैसा फेडरल जो बोलते हैं हम लोग, फेडरल यूनियन बोलते हैं जिसको, वैसा हो कि वो सारे आत्मनिर्भर हो, इस तरीके से उनके स्वराज्य हो। और उन सब का एक जो टोटल होता है, सम टोटल, वो नेशन है। आज ऐसा हो गया कि नेशन है और गांवों को वो मदद करता है, गांवों को अपाहिज बना के रख दिया कि भाई तुम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। पंचायत है, लेकिन जब तक दिल्ली से पैसा नहीं आता वो पंचायत कुछ नहीं कर सकती। पर पंचायत जो टैक्सेस कलेक्ट करती है वो उसको दिल्ली भेजना पड़ता है। तो ये जो एक परतंत्रता है, उसके कारण बापू ने, जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो ये कहा था कि स्वतंत्रता मिल गई लेकिन पूर्ण स्वराज अभी नहीं आया। गांधी जी का इकोनॉमिक मॉडल लोकल प्रोडक्शन क्या वापस आ सकता है? ज़रूर आ सकता है। अगर आप आजकल के जो बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी थियोरीज को आप पढ़ेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में भी वो लोकलाइजेशन की बात करते हैं। गो ग्लोबल बट यूज लोकल, ये जो स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ है, वो इसी के, वही जो रूरल विलेज इकोनॉमी की बात थी, सेल्फ रिलायंट विलेजेस की बात थी, वो वही है कि भाई आप अपने आप में, आपकी ज़िंदगी ऐसी हो कि जो आपके इर्द गिर्द मिलता है उसी से आप अपना निर्वाह करो। यानी उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सक्लूड करो बाकी की सब चीज़ों। आपके वहाँ जो नहीं बन सकता है वो जो बाजू के गांव में या बाजू के शहर में बनता हो तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में दुनिया भर को अपना गांव समझिए, पर आपके गांव में मिलता है, फिर भी आप अगर विदेशी चीज़ के पीछे भागोगे तो फिर गांव की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। वही हमने देखा जब मैडली ग्लोबल कंज्यूमरिज्म हो गया था। तो अब पोटैटो चिप्स आप भारत की खाओ या अमेरिका की खाओ, आलू तो आलू होता है ना। पर मेरे हाथ में कौन सा पैकेट है? जब हम बच्चे थे तो सिनेमा में जब हम जाते थे तो पोटैटो चिप्स, वेफर्स हम बोलते थे उसको, सादे एक कागज के एनवलप में वो भर के देते थे, क्योंकि लोकली बनी हुई गरम गरम आती थी। आजकल फैंसी वो अलग अलग ब्रांड नेम की आने लगी है, पर चिप्स तो वही चिप्स है ना। नमक वाली चिप्स तो वो नमक वाली चिप्स ही है। आज भी बर्थडे वेफर्स जब बोलते हो तो वही चिप्स सब बच्चे खाते हैं। तो वैसी चीज़ों में अगर आप विदेशी है इसलिए उसका इस्तेमाल करने लगो तो फिर देशी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, देशी लोकल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो वही जो इकोनॉमिक मॉडल था वो बापू
हमेशा कहते थे कि प्रायोरिटाइज आप अपने देश को करो, अपने लोकल प्रोड्यूस को करो, और उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो फिर बाकी का सब करो। वो वही कहते थे कि गाँवों में प्रोड्यूस करके शहर में अगर सामान जाएगा तो वो सस्टेनेबल रहेगा, गांव भी सस्टेन हो जाएंगे, शहर भी सस्टेन हो जाएंगे। पर शहर की फैक्ट्री का मास प्रोड्यूस अगर आप गांव पे डालोगे तो गांव का किसान क्या करेगा? तो वो जो इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करके करने का था, वो आज उसको उन थियरीज को जो इकोनॉमिस्ट लिखते हैं उनको नोबेल प्राइज मिलता है। गांधी जी ने कभी अपने गलतियां को ओपनली एक्सेप्ट किया? क्या ये क्वालिटी आज के लीडर्स में देखते हैं? देखिए, बापू ने बहुत एक बोल्ड और ब्रेव स्टेटमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक ही टॉपिक पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स करूं तो जो मैं बाद में करूंगा उसको सच्चा समझना और पहले वाले को भुला देना, क्योंकि तजुर्बे के साथ मुझे ये एहसास हुआ होगा कि मैंने पहले गलती की थी, अब उसको सुधार के मैं सही कह रहा हूँ। तो दैट वाज अ वेरी बिग एडमिशन कि मैं गलती कर सकता हूँ। जब तुम्हें ऐसा एहसास हो, तुम्हें ऐसा फील हो कि भाई मैंने गलती की है तो मुझे सुधरना चाहिए, फिर तुम सुधरो। तो कई बार होता है कि हम वो कर तो लेते हैं लेकिन एडमिट नहीं करते। तो उसके लिए करेज होना चाहिए कि नहीं, मैंने पहले गलती की, अब मैं इसने सुधार लिया है, तो मेरी गलती को भुला दो, मैंने जो सुधारा है उसको रखो। वो एक गलती को मानने की आदत है। ये तो बापू ने बहुत ही स्पष्टता से ये कहा था कि भाई ये याद रखना कि मैं भी गलती कर सकता हूँ, और इसलिए अगर मैंने अपने आप को सुधारा है तो वो सुधरा हुआ जो मेरा बयान है। अब जाति की बात करें, जो हमारे उसमें समाज में कास्ट है, वर्ण व्यवस्था जिसको बोलते हैं, तो शुरुआत में बापू ने कहा कि हाँ, वर्ण व्यवस्था हमारी सोसाइटी को डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत अच्छा है। वो शुरुआत में उन्होंने कहा, 1920 के करीब उन्होंने कहा। तो आज भी कई दलित है, वो कहते हैं कि देखो ये गलत है, बापू भी वर्ण व्यवस्था में मानते थे और हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो वर्ण व्यवस्था के कारण होते हैं। पर 1930 होते होते बापू ने ये कहा था कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के ऊपर लगा हुआ सबसे बड़ा लांछन है और उसको चलाए रखना यानी सबसे बड़ा अपराध है। यानी एक तरफ उसको अच्छा, एक वक्त अच्छा कहने वाले ने ये कहा कि ये सबसे बड़ी पाप है और अपराध है, ऐसे दो शब्द उन्होंने उसके लिए इस्तेमाल किए। तो बापू ने कहा था कि पहले जो कहूँ अगर उसको सुधार के मैं कुछ कहता हूँ तो वो मानना, पहले वाली चीज़ नहीं मानना। तो इतनी बड़ी समस्या पर भी उन्होंने ये कबूल किया था कि भाई मैंने 1920 में जो कहा वो गलती थी, 1930 में जो कहा वो मेरी समझ के कारण मैं सुधार रहा हूँ। तो दैट वाज एन एडमिशन ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को वेपन बनाया। क्या ये आज के यूथ को इंस्पायर करता है? करना चाहिए, क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है वो, कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किए बगैर उसको चेंज करो, उसको सुधारो, उसमें उसको बेटर बनाओ। मार्क्सिज्म और बापू में वो फर्क है। मार्क्सिज्म में वो मार्क्सिस्ट कहते थे कि अगर कुछ गलत है तो उसका नाश करो, खत्म कर दो और फिर नया बनाओ। यानी दोनों चीज में नया बनाने की बात है, लेकिन एक कहता है कि पहले की चीज को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो और नया बनाओ, दूसरा कहता है कि हर चीज में अच्छा और बुरा होता है, तो अगर बुरा पता चलता है तो वो बुरा हटा दो और उसको अच्छा बना दो, पर वो चीज खत्म मत करो, उसकी जो अच्छाई है उसको रखो। तो वायलेंस और नॉन वायलेंस में ये फर्क है।
वायलेंस कहता है कि खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय। नॉन वायलेंस कहता है चेंज। ओके। तो एक में डिस्ट्रक्शन है। अब डिस्ट्रक्शन करते 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 आप भी तो बुरे हो जाते हो ना, क्योंकि जिस एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हो तो उसकी अच्छाई भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बुराई भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर अगर चेंज करते हो तो अच्छाई को रिटेन करते हो, बुराई को अच्छाई में बदल देते हो। तो चाहे वो आज का जमाना हो या पहले का जमाना हो, अभी हम अगर बात करें तो जो पैलेस्टाइन और गाजा में हो रहा है, तो वेस्ट, ये ट्रम्प और इजराइल ये कहता है कि हम गाजा को ख़त्म कर देंगे और फिर वहाँ एक शानदार नवनिर्माण करेंगे। तो अगर अच्छा कुछ करना है तो उसी में करो ना, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्या ज़रूरत है। डिस्ट्रॉय करने में कितने हज़ारों लाखों लोगों को आप मार रहे हो, बेघर कर रहे हो, उनको भूखा मार रहे हो। उससे अच्छा कैसे हो सकता है। अगर आप उनको साथ लेके कुछ अच्छा करते तो वो भी बच जाते और अच्छा भी हो जाता। अगर आपकी नीयत अच्छा करने की है तो, अगर आपकी नीयत डिस्ट्रॉय करने की है तो फिर आप कितना भी बहाना बनाएं लेकिन आप डिस्ट्रॉयर हो। वायलेंस और नॉन वायलेंस में ये फर्क है। आपको किस तरह का ऑनलाइन हेट या बैकलैश मिलता है जब आप गांधी जी का डिफेंस करते हो? बहुत मिलता है, हर रोज मिलता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो कई ऐसे लोग को लगा रखा है जिनको पैसा दे के मुझे परेशान करने की ड्यूटी दी जाती है। ओह तो माय हर गॉड। रोज होता है। पर पहले गुस्सा आता था, पहले बुरा भी लगता था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि देखो जैसी जिसकी फितरत। अब मान और अपमान, उसे वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस चीज़ को आप सम्मान मानते हो, किस चीज़ को अपमान मानते हो। अगर आप उससे विरक्त हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपकी प्रशंसा करे या कोई आपको गाली दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस बात पे मैं एक कहानी बताऊँ आपको, ज़रूर। जो मैंने कहा था ना, पूना की कहानी बताऊंगा। तो एक ज़माना था, 1940 का दशक था, और बापू को सरदार पटेल की तबीयत के बारे में बहुत चिंता होती थी। अगर आप रिसर्च करेंगे तो बापू और सरदार पटेल का कॉरेस्पॉन्डेंस अगर आप पढ़ोगे, पत्र व्यवहार उनका आप पढ़ोगे, तो बापू जब भी सरदार को लिखते तो पहली दो पंक्तियाँ उनके खत में हमेशा ये होती कि सरदार आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप सेहत को देखते नहीं है, मुझे आपकी बहुत चिंता है और आपको तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। हमेशा वो लिखते थे और वो जानकारी रखते थे, दूसरों के माध्यम से जानकारी रखते थे कि सरदार की तबीयत कैसी है। 44 का साल था और उनको पता चला कि सरदार की तबीयत ठीक नहीं है कुछ, पर सरदार काम में व्यस्त रहते हैं और अपनी सेहत की तरफ देख नहीं रहे हैं। तो बापू ने सरदार साहब को खत लिखा और कहा कि अब मेरा आदेश है कि आप आके मेरे साथ रहो, 1 महीना आप मेरी निगरानी में रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और मैं नेचर क्योर से आपका इलाज करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं भी पूना में जो जीवराज मेहता की नेचर क्योर की हॉस्पिटल है उसमें आने वाला हूँ, आप भी वहाँ आ जाइए और मेरी निगरानी में मैं आपका इलाज करवाऊंगा। तो सरदार साहब भी आ गए, बापू भी आ गए। उस वक्त मेरे पिताजी उनके साथ रह रहे थे, तो मेरे दादी और पिताजी दोनों भी उनके साथ आ गए इधर पूना में, और वो लोग सब जीवराज मेहता के ही उसमें रहने लगे, नेचर क्योर में, और सरदार का इलाज होता था। तो सुबह के 3 घंटे सरदार साहब का इलाज चलता, और बापू ने स्ट्रिक्टली सबको कह दिया था कि इन 3 घंटों में हम दोनों को किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए,
कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब तब इलाज ही होगा। ना मैं किसी से मिलूंगा, ना कोई आके मुझे किसी का संदेशा देगा, ना कुछ। पर लोग तो आते थे कि भाई बापू यहाँ है तो हम मिलने आएंगे करके। तो मेरे पिताजी और बाकी जो सारे थे वो ये इंश्योर करते कि बापू को कोई डिस्टर्ब ना करे। एक दिन एक युवक वहाँ आया और कहने लगा कि मुझे गांधी से मिलना है, और वो एक बड़ी टोकरी लेके आए थे। वो बहुत सजाई धजाई हुई टोकरी होती थी। तो वो आया और उन्होंने कहा कि मैं गांधी से मिलूंगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई अभी तो बापू व्यस्त है, वो नहीं मिलेंगे, आप बैठिए, 2-3 घंटे लगेंगे उनको, उसके बाद आपको मिलेंगे। तो वो युवक 15-20 मिनट बैठा, फिर वो बहुत अधीरा हो रहा था, बार बार पूछ रहा था कभी गांधी कब मिलेंगे, गांधी कब मिलेंगे। तो पिताजी ने कहा भाई अभी तो हमने आपको कहा है 2 घंटे आपको नहीं मिल पाएंगे। तो फाइनली वो युवक ने कहा कि मैं रुक नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये तोहफा गांधी के लिए लाया हूँ, तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे वचन देना है कि गांधी के सिवा इसको कोई खोलेगा नहीं, ये तोहफा गांधी ही खोलेंगे। तो मेरे पिताजी ने और बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम क्यों खोलें, बापू के लिए तुम लाए हो तो बापू ही खोलेंगे, आप रख दो इधर। और एक कोने में वो टोकरी रखवा दी। फिर जब बापू और मेरे पिताजी और जो बाकी के सब बच्चे थे वहाँ, वो बहुत एक्साइटेड थे कि भाई इतनी बड़ी टोकरी में कुछ गिफ्ट आया है और इतने अच्छी तरीके से उसको रैप किया हुआ है, तो बढ़िया कुछ आया होगा, मज़ा आएगा, बापू से खुलवाएंगे इसको। तो जैसे ही बापू का उस दिन का सरदार के इलाज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और बापू आके बैठे, तो मेरे पिताजी वो टोकरी लेके गए उनके पास और सामने रखी, बोले बापू आज कोई आपका शुभचिंतक आया था, वो ये आपके लिए तोहफा ले रख के गया है और कहा है कि आपके सिवा किसी ने खोलना नहीं है उसको। तो बोले जल्दी आप खोलिए, हमको देखना है कि ये क्या शानदार तोहफा है। तो बापू ने कहा अरुण ठीक है, अब मेरे सामने रखा है, मेरे सामने ही तुम इसको खोलो। तो यही होगा कि मैंने खोला है। तो मेरे पिताजी ने वो टोकरी खोली, खोली तो देखा तो अंदर फटे पुराने चप्पल जूते रखे थे सब। तो सबको एकदम धक्का लगा कि अरे ये तो अपमान है, ये तोहफा नहीं है, किसी को फटे पुराने जूते चप्पल थोड़े दिए जाते हैं। तो सबको वो लगा, सब गुस्सा भी हो गए, सबको लगा बापू भी गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे कि ये क्या मजाक है करके। तो बापू ने वो तोहफा देखा और कहा अरे ये तो बहुत बेशकीमती तोहफा है। तो मेरे पिताजी ने कहा बापू आप क्या बात करते हो, ऐसा ये फटा पुराने चप्पल है, ये किस काम के, ये तोहफा थोड़ी है, ये तो किसी ने आपका अपमान किया है। तो बापू ने कहा अरुण तुम जाओ और कबाड़ी वाले के वहाँ इसको बेच के आओ। तो मेरे पिताजी उनके एक मित्र के साथ गए और किसी कबाड़ी वाले को उन्होंने बेचा, उसमें से कुछ 2-4 रुपए मिले उनको। तो बापू के पास ले आए, तो बापू ने कहा अब इसको हरिजन सेवक फंड में जमा कर दो और अज्ञात मित्र की देन के नाम पे रिसीट कटवा दो इसकी। तो पिताजी ने वो किया, फिर भूल गए सब लोग। फिर शाम की प्रार्थना में वो जिस युवा ने वो तोहफा दिया था वो भी आया था उसमें, और बापू ने प्रार्थना के बाद अपने प्रवचन में इसका जिक्र किया कि भाई किसी अज्ञात मित्र ने मुझे एक बहुत कीमती तोहफा दिया, लेकिन मैं उसका आभार मानूं उसके पहले ही वो चला गया था। तो कहे अगर यहाँ वो मौजूद है या उसके कोई मित्र मौजूद है तो मेरा ये पैगाम उस तक पहुँचा देना कि मैं उसका एहसानमंद रहूँगा कि और मैंने वो बेचकर आई हुई धनराशि को हरिजन सेवक फंड के लिए जमा कर दिया है, तो उसके लिए उसका आभार। अब वो लड़का था वो गुस्सा हो गया कि मैंने इतना इंसल्ट किया, क्योंकि वो समझता था कि मैं उनका अपमान करूंगा और बापू चिढ़ जाएंगे और कुछ गाली गलौज करेंगे या गुस्से से बात करेंगे, तो मैं फिर उनको प्रश्न करूंगा कि कहाँ गई तुम्हारी हिंसा अहिंसा, ऐसे अगर गुस्सा हो जाते हो।
अब जब बापू गुस्सा नहीं हुए तो वो लड़का गुस्सा हो गया और वो उठ के उसने कहा कि तुम, वो चीज़ मेरी थी, तुमने बेच कैसे दी? मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी बेचने की, वो सब मेरी चीज़ें लौटा दो वरना वो पैसा मुझे दे दो। तो बापू ने कहा देखो, तुमने तोहफा दिया, मैंने कबूल किया, वो मेरा हो गया, फिर मैं उससे क्या करूं, वो तुम कुछ नहीं बोल सकते उसको। और बोले अब तो मैंने वो पैसा हरिजन फंड में जमा कर दिया है, अब मैं वापस नहीं दे सकता हूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और गाली गलौज करने लगा और ऐसे लगा कि शायद वो बापू पे अटैक कर दे। तो फिर जो वॉलंटियर्स थे वो उसको लेके चले, बाहर निकाल दिया उसको वहाँ से, और फिर वो मामला ख़त्म हो गया। फिर 1948 में मेरी दादी और पिताजी वापस साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका में थे जब खबर आई बापू की हत्या की, और अखबार में छपा, और अखबार में हत्यारे की तस्वीर भी छपी थी। तो जब मेरी दादी ने वो तस्वीर देखी तो उन्होंने पिताजी को बुलाया और कहा कि ये तो वही लड़का है ना जिसने बापू को पूना में चप्पलों की टोकरी दी थी। तो नथुराम गोडसे था जिसने, जो आया था पूना में और चप्पलों की टोकरी बापू को दी थी। तो ये कहानी का मतलब ये है कि नथुराम गोडसे ने बापू का इंसल्ट करने, अपमान करने की दानत से उनको वो तोहफा दिया, पर बापू ने उसको अपमान समझा नहीं और उन्होंने वो उसको वरदान माना। तो पर अभी देखो आप कि कैसे हम लोग हमारे दोस्तों से भी रूठ जाते हैं कई बार। अरे उसने मेरे को हाय ठीक से नहीं कहा, अरे उसने मुझे ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो दोस्ती तोड़ देते हैं। पर अगर हम, कोई हमारे साथ रूडली भी बिहेव करे लेकिन हम ये नहीं माने कि उसने मुझे रूडली बिहेव किया या मेरे साथ इंसल्टिंग बिहेवियर किया, तो वो होगा ही नहीं ना। तो मेरा भी ऐसा है, पहले मैं बहुत गुस्सा होता था जब मुझे ट्रोल किया जाता था, गालियाँ दी जाती थी। अब मैं वो उसको वैसे मानता ही नहीं हूँ। तो उसका ये असर ये होता है कि जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं वो आखिर में थक जाते हैं और कहते हैं यार तुम तो रिएक्ट ही नहीं करते हो, हम गालियाँ देते हैं तुम कुछ नहीं करते हो, तो फिर वो छोड़ देते हैं करना। तो आखिर में मेरी ही जीत होती है। आजकल कुछ लोग गांधी जी को एंटी नेशनल कहकर बदनाम करते हैं। आपका रिस्पॉन्स क्या है इसका? देखिए, नेशनलिज्म की जो परिभाषा है वो बहुत संकुचित है, क्योंकि वो नेशन को सिर्फ एक आकृति के स्वरूप में देखता है। पर नेशन का मतलब ये होता है कि वो आकृति तो है ही, जमीन की जो आकार है वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा महत्व की चीज होती है उसमें रहने वाले लोग। जो लोग आज बापू को एंटी नेशनल कह रहे हैं वो खुद हमारे नेशन का जो स्वरूप है, एक मिली जुली तहजीब का, कई समुदायों से बना हुआ एक इंसानों का समूह, उसको मानते नहीं। वो चाहते हैं कि एक एक्सक्लूसिव समूह के लिए ही नेशन बने। तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि वो बापू जो पूरे ह्यूमैनिटी को एक समझते थे उनको एंटी नेशनल कहे, क्योंकि बापू की जो परिभाषा थी नेशन की और इन लोगों की जो परिभाषा है नेशन की, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। और दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इनकी संकुचित मानसिकता का में जो नेशन है वो भी सही है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो एथिकल है या नहीं वो बात अलग है। और बापू की जो विस्तृत राष्ट्र की परिभाषा थी वो भी, जब हम वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ इतनों के लिए ही होगा उनको लिए नहीं होगा, तो वो वसुदैव कुटुंबकम कैसे हुआ? तो बापू ने जब वसुदैव कुटुंबकम को अपनाया तो उन्होंने पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को अपना मान लिया। तो ये फर्क है।
गोडसे ने गांधी जी को मारने की कोशिश 5-6 बार की है। बिल्कुल। ये अटेम्प्ट फेल क्यों हुए? कुछ में तकदीर मैं मानूंगा, जैसे पहला जो प्रयत्न किया गया वो पूना में हुआ, और बापू जब पूना में आए थे और एक रिसेप्शन में जा रहे थे, पूना की जो काउंसिल, सिटी काउंसिल थी, उन्होंने उनका सम्मान करने के लिए एक प्रोग्राम पूना के टाउन हॉल में रखा था। उसमें बापू को ले जाया जा रहा था और 2 गाड़ियों में वो लोग चल रहे थे। तो ये हुआ कि एक एक रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना था, एक गाड़ी निकल गई रेलवे क्रॉसिंग में, दूसरी अटक गई। तो बापू कुछ मिनट, 2 या 3 मिनट उस गाड़ी के पीछे चल रहे थे, बापू वाली गाड़ी। पर जब वो दोनों, पहली गाड़ी जब टाउन हॉल पहुंची तो सबको लगा कि बापू आ गए। तो वहाँ एक बच्चों का, स्काउट्स का बैंड था, उसको रखा गया था कि भाई बापू आएंगे तो उनके स्वागत में तुम ये ट्यून बजाना अपने बैंड पे। तो उनको जब लगा कि बापू आ गए तो वो बजाना शुरू किया उन्होंने। तब एक कोई छुपा हुआ था टेरेस पे टाउन हॉल के, तो ऊपर से एक हथगोला फेंका गया गाड़ी के ऊपर। वो हथगोला गाड़ी के बोनेट पर से बाउंस होकर रास्ते पे रोल करके चला गया, रास्ते के बीच। और जब उसका विस्फोट हुआ, एन उस वक्त पे जो गाड़ी बापू को लेके आ रही थी वो वहां पहुंची। तो कुछ लोग जो बापू को का अवकार करने के लिए बाहर आके खड़े हुए थे, और कुछ पुलिस वाले जो थे वो उसमें इंजर हुए, बाकी सब बच गए, बापू भी बच गए। उसी तरह से जब पंचकिनी में नथुराम गोडसे ने छुरा लेके बापू को पर अटैक करने की कोशिश की, तो भिलारे गुरुजी करके एक थे, पहलवान थे, वो वॉलंटियर थे बापू के। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर नथुराम गोडसे को पकड़ के उसको चित कर दिया और उसको डिसआर्म कर दिया। तो वो अटेम्प्ट भी फेल हो गया। उसके बाद सेवाग्राम में जब बापू जिन्ना के साथ मंत्रणा करने के लिए मुंबई आने को निकल रहे थे, तो हिंदू महासभा आरएसएस वालों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। सेवाग्राम के बाहर खड़े रह के 3-4 दिन पूरे जत्थे उनके जाते और बापू के खिलाफ नारे बोलते और घेराव करके बैठे थे। बापू ने उनको कहा कि भाई आप आके मेरे साथ बात करिए, हम बात करेंगे। पर नथुराम वो करने को तैयार नहीं था, नथुराम भी उसमें था। वो जत्थों ने कहा कि हम गांधी से बात नहीं करेंगे। जब बापू निकले स्टेशन जाने के लिए, तो जिस गाड़ी में वो सवार था, तो नथुराम गोडसे, वो जो लोग थे दरवाज़ों को ब्लॉक करके खड़े थे, उसमें से नथुराम गोडसे दौड़ के गाड़ी की तरफ भागा और उसके हाथ में बड़ा छुरा था। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उससे छुरा बरामद कर दिया। तो वो भी एक अटेम्प्ट फेल हो गया। उसके बाद एक दिन पूना से बम्बई बापू जा रहे थे ट्रेन में, और उस वक्त 1946 का वक्त था। तो जो अंग्रेज थे वो, उन्होंने तय कर दिया था कि अब हम चले जाएंगे। वो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बापू के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि भाई कैसे हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेंगे वगैरह। तो उन्होंने सारे लीडर्स जो कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, उनको इक्वालिटी का दर्जा देना शुरू किया। तो जहाँ पर भी बापू को जाना होता था, तो इंजन और 2 थर्ड क्लास की बोगीज, क्योंकि बापू हायर क्लास की बोगीज अलाउ नहीं करते थे, तो थर्ड क्लास की 2 बोगीज जोड़ के 3 डिब्बों वाली इंजन और 2 डिब्बों वाली एक ट्रेन, छोटी मिनी ट्रेन बना देते थे, और उसको गांधी स्पेशल कहा जाता था। तो वैसी गांधी स्पेशल में वो जा रहे थे, तो कसारा का जो घाट आता है, वहाँ पर रात के अंधेरे में अपनी जो सर्च लाइट होती है इंजन की, उसकी रोशनी में इंजीनियर ने देखा कि पटरी के ऊपर कुछ बड़ी चट्टानें पड़ी हुई थी। तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और
जैसे वैसे करके ट्रेन खड़ी हो गई, लेकिन इंजन जाकर वो चट्टान से टकराया और उसका एक पहिया टूट गया। और उसमें अपनी रिपोर्ट में ड्राइवर ने लिखा है कि यह चट्टानें एक्सीडेंटली नहीं गिरी थी, क्योंकि जहाँ वो थी वहाँ लैंडस्लाइड का कोई वो नहीं था कि लैंडस्लाइड हो जाए। तो ये जानबूझकर रखी गई थी, सैबोटाज थी। और अगर हम जिस स्पीड से चल रहे थे उसमें अगर वो इंजन टकराता वो चट्टान से तो सारी ट्रेन पलट जाती और काफ़ी लोग मारे जाते थे। तो फिर उसको भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के स्वरूप में तो ये भी इंजन ड्राइवर की चतुराई और उसकी सतर्कता के कारण बापू की जान बच गई। और फिर 20 जनवरी 1948 में मदनलाल पाहवा ने बापू के पीछे उनकी प्रार्थना सभा में दिल्ली में बम फोड़ा है। पर बड़गे जो था उस दल के अंदर, जिसको कहा था कि तुम छुपकर पीछे से बापू पे गोली चलाओगे, उसने गोली नहीं चलाई। और करकरे और शंकर किश्तैया ने जो हथगोले फेंकने थे और गोली चलानी थी वो उन्होंने भी नहीं किया, और इसलिए वो अटेम्प्ट भी फेल हो गया। फिर 30 जनवरी को कामयाब हुआ।